अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सेक्शन नंबर 148 से लेके 171 तक चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेलमेंट किस तरीके से होती है और बेलमेंट की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद ड्यूटीज़ लायबिलिटीज़ ऑफ बेलर, उसके बाद ड्यूटीज़ लायबिलिटीज़ ऑफ बेली। अच्छा, जो ड्यूटीज़ लायबिलिटीज़ ऑफ बेलर हैं वही राइट्स हैं किसके, बेली के, और जो ड्यूटीज़ लायबिलिटीज़ ऑफ बेली हैं वही राइट्स हैं किसके, बेलर के। उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट किस तरीके से टर्मिनेट होती है, और उसके बाद ग्रेटियस बेलमेंट, ये ग्रेटियस बेलमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद बेलमेंट बाय सेवरल ऑनर, कि जो बेलमेंट है वो सेवरल ऑनर से किस तरीके से होती है, और उसके बाद आपका इंडेमनिटी ऑफ बेली, और उसके बाद है राइट्स ऑफ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का क्या राइट है, और फाइंडर ऑफ गुड्स, अगर कोई भी शख्स किसी गुड को फाइंड कर देता है। यानी कि अच्छा, ये सवाल जो है आपका इम्पोर्टेंट है, किस जो आपके सिविल जज के एग्जाम है उससे रिलेट करता है। और उसके बाद है बेली लियान, बेली जो है कब उस स्पेसिफिक गुड को ऑब्टेन कर सकता है। सबसे पहले हम अगर बात करें किसकी डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट की, बेलमेंट की क्या डेफिनेशन है, तो बेलमेंट की अगर डेफिनेशन की तरफ चलें, देखिए सबसे पहले अगर आप बेलमेंट को एक ही अल्फाज में समझना चाहें तो हमारे पास जो बेलमेंट है ये मेंशन है कहाँ पर, सेक्शन नंबर 148 के अंदर। अब जो बेलमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, जमानत। जमानत किस तरीके से, मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, मैं जमानत के तौर पे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई चीज़ किसी के पास रखवा दूँ। मैं ये कहता हूँ ये मेरा मोबाइल है, आप इस मोबाइल को क्या करें, मैं जो है जुलैद को देता हूँ। मैं जुलैद को कहता हूँ कि आप ये मोबाइल रखें, 2-3 दिन इसको यूज़ करें। अब 2-3 दिन यूज़ करना ये क्या है, स्पेसिफिक पर्पस है। या मैं इसको कहता हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, आप जो है अपने घर वालों से बात करना चाहते हैं, आप आधे घंटे के लिए अपने घर वालों से बात करें, मैं इस पर्पस के लिए आपको ये गुड्स देता हूँ। गुड्स कौन से होने चाहिए, जिसके लिए बेलमेंट हो रही है, दैट मस्ट बी मूवेबल गुड्स, मूवेबल गुड्स। वो गुड्स आपके मूवेबल गुड्स होने चाहिए, इमूवेबल गुड्स की बेलमेंट नहीं होगी। उसके बाद क्या कहता है कि यहाँ पर दो पार्टीज होती हैं, एक होता है बेलर और एक होता है हमारे पास बेली। अब ये बेलर कौन है और बेली कौन है, देखें जो शख्स आपको कोई प्रॉपर्टी दे रहा है बेलमेंट के लिए तो वो क्या कहलाएगा, बेलर। और जो रिटेन कर रहा है, जो अपने पास ले रहा है, हु टेक्स प्रॉपर्टी, एंड यहां पर है हु गिव्स, जो उस प्रॉपर्टी को देता है, देने वाला क्या कहलाएगा, बेलर, और जो लेता है उसको क्या कहेंगे हम, बेली। ये दो पर्सन है। और उसके बाद है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस आफ्टर कंप्लीशन यू विल रिटेन और डिस्पोज ऑफ, फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस आफ्टर डेट यू विल रिटर्न और डिस्पोज ऑफ। अब यहाँ पर क्या है कि बेलमेंट हो रही है किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये मोबाइल आप रखें और 1-2 दिन यूज़ करें, उसके बाद ये मोबाइल आप मुझे वापस रिटेन करेंगे, रिटर्न करेंगे। या फिर मैं कहता हूँ इसको आप डिस्पोज ऑफ कर देना। अब डिस्पोज ऑफ का क्या मतलब है, डिस्पोज ऑफ का मतलब ये है कि ये मोबाइल आप मेरे भाई को दे देना, ठीक है। तो मैं जो कह रहा हूँ, मैं मेरे भाई को दे देना या मेरी सिस्टर को दे देना या मेरे जो है वालिद साहब को दे देना, ये होता है डिस्पोज ऑफ। उसके बाद क्या है, बेलमेंट की काइंड्स। बेलमेंट की कौन कौन सी काइंड्स हैं, अगर हम काइंड्स की बात करें कि बेलमेंट की कौन कौन सी काइंड्स है, एक है डिपॉजिट इन बैंक, डिपॉजिट इन बैंक। बैंक के अंदर आप कोई भी किसी किस्म का लॉकर रखवाते हैं, उस लॉकर के अंदर आप कोई स्पेसिफिक गुड्स रखवा रहे हैं लेकिन उन गुड्स को कोई यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। ये क्या है, ये काइंड है किसकी, बेलमेंट की। और इसकी से एक और काइंड है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेज। प्लेज क्या होता है, प्लेज मतलब गिरवी रखवाना। जब आप अपना सोना या अपना कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी किस्म की मूवेबल प्रॉपर्टी मोबाइल की सूरत में, आजकल ज़्यादातर बैंक्स जो है प्लेज ही कर रही हैं, तो ज़मीन नहीं हो, इमूवेबल नहीं होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी जब आप किसी भी बैंक में रखवाते हैं इस सूरत में कि वो गिरवी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्लेज। उसके बाद थर्ड काइंड कौन सी है, थर्ड काइंड है रेंट हायर, रेंट
हायर। अब ये रेंट हायर किस तरीके से, आप मिसाल के तौर पे आप जो है गाड़ी वगैरह बुक करवाते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी जाने तक, तो ये जो आप गाड़ी टैक्सी की सूरत में करवा रहे हैं, आप उसमें रेंट ज़्यादा दे रहे हैं, तो उसको भी हम काइंड में लेकर आ सकते हैं बेलमेंट की। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर हम आगे चलें तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ड्यूटीज़ लाइबिलिटीज़ ऑफ बेलर। बेलर की क्या ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ बनती हैं। सबसे पहले क्या है, राइट्स ऑफ बेली, ड्यूटीज़ लाइबिलिटीज़ ऑफ बेलर, बेलर की ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़। यहाँ पर कह रहा है कि राइट्स ऑफ बेली, ये क्या है, ये सारे के सारे राइट्स ऑफ बेली हैं, पहली बात। दूसरी बात वो कह रहा है कि 150 जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन 150 किस बारे में बात करता है, सेक्शन 150 आपका बात करता है बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स, बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स। अब ये क्या है, देखें सेक्शन 150 हमें बात करता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके गुड्स के अंदर कोई भी किसी किस्म की ख़राबी है, मैं ये कहता हूँ कि आप मेरी गाड़ी को एज एन रेंट ले लें, या आप मेरी गाड़ी को किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ कर लें, और मैं उसको ये नहीं कहता कि ये गाड़ी जो है ब्रेक फेल गाड़ी है, या फिर इस गाड़ी के अंदर ये फॉल्ट है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको डिस्क्लोज करूँ, क्या करूँ, बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स, के गुड्स के अंदर कोई भी अगर फॉल्ट है तो मैं उसको बताऊं कि ये हमारे गुड्स के अंदर ये फॉल्ट हैं। उसके बाद सेकंड सेक्शन 158 कहता है रीपेमेंट ऑफ बेलर नेसेसरी एक्सपेंसेस। 158 रीपेमेंट, रीपेमेंट किस बारे में, रीपेमेंट बाय बेलर नेसेसरी एक्सपेंसेस, बाय बेलर नेसेसरी एक्सपेंसेस। मिसाल के तौर पे कोई भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हुए हैं तो वो उसको रीपे करेगा। किस तरीके से, जो बेली है आपने उसको ये कहा, जिस तरीके से कार्गो वगैरह होती है, टीसीएस वगैरह होती है, आप कोई भी कंपनी यूज़ करते हैं। अब उस कंपनी के अंदर क्या हुआ, आप कोई बिस्नेजर हो गया, कोई कुदरती आफत आ गई, आपने कुछ उसको कुछ ऐसे गुड्स दिए जो गुड्स कोई 2-4 किलो के थे, और वो गुड्स देने के बाद आप उसको कहते हैं कि ये गुड्स कराची पहुंचा दें। अब जाहिर सी बात है, यहाँ से कराची का जो रूट है वो एक ही रूट है, वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि रास्ता बंद है, ब्लॉक है, सैलाब आ गया है, तो उस वजह से वो कोई और रूट यूज़ कर रहे हैं, कोई और रूट यूज़ करने की वजह से कुछ और एक्सपेंसेस लग रहे हैं, किराया रेंट वगैरह ज़्यादा लग रहा है, तो उस सूरत में जो बेलर है वो क्या करेगा, रीपे करेगा नेसेसरी एक्सपेंसेस को। उसके बाद 150, उसके बाद आगे कौन सा है, 164। 164 क्या कहता है, 164 हमें सिंपल ये कहता है कि बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, कि बेलर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, बेलर की क्या जिम्मेदारी है बेली की तरफ। वो कह रहा है कि बेलमेंट और थेफ्ट द बेलर विल पे रेम्यूनरेशन। मिसाल के तौर पे अब ये एक मोबाइल है, कोई भी मोबाइल वगैरह, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं मिस्टर जुलैद से मोबाइल ये चोरी कर लेता हूँ, चोरी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी ज़मानत रखवा देता हूँ। अब जाहिर सी बात है, जब मोबाइल ट्रेसिंग होगी तो जिसको मैंने ज़मानत के तौर पे मोबाइल रखवाया है उसका नाम ट्रेस में आएगा कि कौन यूज़ कर रहा है, और वो चला जाता है बेचारा जेल के अंदर। तो जेल के अंदर जब वो शख्स जाता है तो जेल के अंदर जाने के बाद उसका नाम, उसका कोई भी एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंसेस लगे हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस कौन पे करेगा, मैं पे करूँगा। और उसके बाद कोई भी अगर रेम्यूनरेशन है तो वो सारी की सारी कौन करेगा, वो भी आपका बेलर देगा। उसके बाद आगे अगर हम मूव फॉरवर्ड करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन है वो क्या कहता है, नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास ड्यूटीज़ लाइबिलिटीज़ ऑफ बेली। अब बेली की ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ देखते हैं कि बेली की क्या क्या ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि ड्यू केयर करना चाहिए, ड्यूटीज़ लाइबिलिटीज़
ऑफ बेली। बेली की ड्यूटीज और लाइबिलिटीज के बारे में, इससे रिलेट कौन सा सेक्शन है? इससे रिलेट आपका है 151, 152, 157 और 160। ठीक है, सबसे पहले वो क्या कह रहा है, वो बात कर रहा है ड्यू केयर की। हमारे पास जो सेक्शन नंबर 151 है वो कहता है ड्यूटी टू टेक केयर, ड्यूटी टू टेक केयर। अब टेक केयर को आप किस तरीके से एलोबरेट करेंगे? सेक्शन 151 ने ये बात की कि जो आपका बेली है वो उस प्रॉपर्टी, उस मूवेबल प्रॉपर्टी के इस तरीके से ही ख्याल करेगा जिस तरीके से वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी की करता है। अब मिसाल के तौर पे कि कोई कार्गो वगैरह है, शिप के ज़रिए से आप जो है फ़ॉरेन में कोई प्रॉपर्टी भेज रहे हैं, आप अपने भाई को कोई फ़ोन वगैरह भेज रहे हैं। अब यहाँ पर जो आपकी प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब क्या होता है कि जो आपका सेलर है, जो सेलर वो वाला बेचने वाला सेलर नहीं, बल्कि जो सेलर जो आपकी ड्राइविंग करता है किसकी, बड़े बड़े जहाज़ों की, वो सेलर क्या करता है, वो देखता है कि कोई दूर से तूफान आ रहा है और तूफान आने की सूरत में गाड़ी में से, पानी के जहाज़ में से कुछ गुड्स को मैंने बाहर फेंकना है। तो वो अगर उन गुड्स को फेंकेगा, वो किस वजह से फेंक रहा है? अपनी जान बचाने के लिए और बाकी गुड्स को बचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो उन प्रॉपर्टी की वैसे ही केयर करेगा जैसे वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी करता है। अगर उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती तब भी वो उसको जो है फेंक देता। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे कि अगर एक शख्स कोई डिलीवरी बॉय है, वो डिलीवरी बॉय को आप ये कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी उसको पहुंचा दें। ठीक है, तो वो शख्स जब उस प्रॉपर्टी को लेके जा रहा है तो उस प्रॉपर्टी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाने में अगर उसकी चोरी हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि वो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी चीज़ चोरी हो गई और उसकी चीज़ रह गई। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि उसकी चीज़ बच गई और आपकी चीज़ चोरी हो गई, डेट मीन्स कि उसने ड्यू केयर नहीं किया। अगर उसने ड्यू केयर नहीं की तो वो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ का, अगर उसने ड्यू केयर की तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद जो हमारे पास इफ़ एनी सेपरेबल, अच्छा उसके बाद क्या 152 कहता है बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इन ड्यू डेलीगेंस। 152 हमें सिंपल ये कह रहा है कि अगर कोई ड्यू डेलीगेंस होती है, उसने बहुत ही केयर किया फिर भी वो गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो गए, वो गुड्स आपके चोरी हो गए, तो वो जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उन गुड्स को पे करने के लिए। उसके बाद 154 कहता है लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथोराइज यूज ऑफ गुड्स। एक है अनऑथोराइज यूज, लाइबिलिटी ऑफ बेली ऑफ अनऑथोराइज ऑफ गुड्स। देखें यहाँ पर लाइबिलिटी क्या बनती है कि मिसाल के तौर पे मैं किसी शख्स को, मैं आपको जुलैद, मैं आपको ये कह दूँ कि आपने क्या करना है, आपने मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरी जो गाड़ी है, वो आपने सिर्फ और सिर्फ दिन में ही चलानी है क्योंकि रात को उसकी हेडलाइट ख़राब है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि रात को भी यूज़ कर देते हैं। अब रात को यूज़ करने की वजह से आप उस गाड़ी का एक्सीडेंट कर देते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर आप दिन में कोई अथोराइज, अथोराइजेशन क्या है कि दिन में यूज़ करें, दिन में कोई भी आप यूज़ करते हैं तब आप जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है रात में यूज़ करने की वजह से। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि अनऑथोराइज यूज़ ऑफ गुड्स इन लॉस दे पे कंपनसेशन। अगर आपने अनऑथोराइज यूज़ किया और उसमें कोई भी नुकसान हो तो आप कंपनसेट करने के पाबंद होंगे। उसके बाद 155 क्या कहता है, 155 कहता है कि अगर कॉन्सेंट के साथ कोई मिक्स कर दे तो उसका जो प्रॉफिट है वो इक्वल होगा। किस तरीके से इक्वल होगा? 155 155 ने सिंपल इतनी बात की कि मिक्स कर रहा है कोई किसके साथ, कॉन्सेंट के साथ। अब ये मिक्स कॉन्सेंट के साथ क्या है, मिसाल के तौर पे मेरी जो है 100 केजी वीट है, गंदम है या फिर राइस है, और मैं इन 100 केजी के साथ मिक्सअप कर देता हूँ गंदम के साथ। तो मैं जो इन दोनों को मिक्सअप कर रहा हूँ, इन दोनों को मिक्सअप करने के बाद ये कितना हो गए, 200 केजी हो गए। इन 200 केजी का जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली शेयर होगा, वो आपका इक्वली शेयर होगा। उसके बाद 156 कहता है इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट गुड सेपरेबल। 156 ये कहता है कि अगर आपने उसकी कोई कंसेंट नहीं ली, अगर आपने बेलर की कोई कंसेंट, उसकी मर्जी नहीं ली और उसकी मर्जी के बिना ही अपने गुड्स के अंदर उसको मिक्सअप कर दिया, तो अगर कोई भी किसी किस्म का मिक्स करने की वजह से लॉस होगा तो आप जिम्मेदार हैं। उसके बाद इफ इन सेपरेबल
इन लॉस बेली इज रिस्पॉन्सिबल। अगर सेपरेबल है, अगर नॉट सेपरेबल है, तो दोनों कंडीशन में आप रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर आपने उसकी कॉन्सेंट नहीं ली। उसके बाद 160 और 161 क्या कहता है? 160 और 161, 160 और 161 ये कहता है कि रिटर्न ऑफ गुड्स इन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम, रिटर्न ऑफ गुड्स इन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम। देखें यहां पर आपने इस पॉइंट को समझना है 160 को और 161 को। 160 ये कहता है कि आप गुड्स को रिटर्न करेंगे, आप गुड्स को रिटर्न करने के पाबंद है, जो बेली है वो गुड्स को रिटर्न करने का पाबंद है जब टाइम पीरियड मुकम्मल हो चुका है। मैं आपको क्या कहता हूँ, 2 दिन के अंदर अंदर मुझे मोबाइल वापस दे दें। अब 2 दिन के अंदर अंदर अगर आप मोबाइल वापस नहीं देते तो मैं इसको ऐसे ही कंसीडर करूंगा जैसे वो मोबाइल आपसे खो गया है, वो मोबाइल आपने सेल कर दिया है। इफ नॉट रिटर्न देन ही विल पे द कंपनसेशन, तो वो मुझे क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। 160 और 161 ने सिर्फ इतनी सी बात की। उसके बाद 163 क्या कह रहा है? 163 कह रहा है बेलमेंट बाय सेवरल पर्सन। 163 कह रहा है बेलर इंटाइटल टू डिस्क्लोज इन प्रॉफिट, कि जो आपका बेलर है वो इंटाइटल है किस चीज़ का, कि वो जो है डिस्क्लोज करेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, जितना भी प्रॉफिट होगा वो उसको डिस्क्लोज करेगा। उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। अब अगर हम टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट को पढ़ें तो टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट किस बारे में कहती है कि बेलमेंट टर्मिनेट कैसे होगी। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, आपकी बेलमेंट टर्मिनेट कैसे होगी? ये कह रहा है कि इफ़ टर्म्स एंड कंडीशन नॉट फॉलोड, अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलोड नहीं होंगी तो वो आपकी बेलमेंट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट खत्म हो जाएगी। उसके बाद है ग्रेटियस बेलमेंट। ग्रेटिटियस बेलमेंट क्या होती है? ग्रेटिटियस बेलमेंट को समझने के लिए आपको सेक्शन 73 समझना पड़ेगा। प्रीवियसली भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस सेक्शन को। देखिए ग्रेटियस कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं जिसके अंदर एक पार्टी को फायदा हो रहा है, दूसरी पार्टी को कोई भी फायदा नहीं हो रहा। यहाँ पर ग्रेटियस बेलमेंट क्या है? ग्रेटियस बेलमेंट मिसाल के तौर पे अगर कोई भी शख्स बिना किसी लालच के किसी को कोई चीज़ दे रहा है तो यहाँ पर एक पार्टी को नुकसान हो रहा है और एक पार्टी को कोई भी फायदा नहीं हो रहा, दूसरी पार्टी को फायदा हो रहा है। ये कह रहा है कि जो आपके ग्रेटियस बेलमेंट है वो किस सूरत में खत्म होंगे? बाय डेथ देन गिव्स टू बेली फॉर स्पेसिफिक रीजन। बाय डेथ, मिसाल के तौर पे जो बेलर है, मैं बेलर हूँ, मैंने किसी को कोई प्रॉपर्टी दे दी। अब जब मैंने प्रॉपर्टी दी उसको, मेरे प्रॉपर्टी देने के एक हफ्ते के बाद ही मेरी डेथ हो जाती है। मैंने तो उसको इस्तेमाल करने के लिए दी थी, अब उसके खिलाफ कोई भी कॉन्सिडरेशन, कोई भी मुआवजा नहीं है, लेकिन मैंने उसको यूज़ करने के लिए दी थी। अब यूज़ करने के लिए मैं उसको दे रहा हूँ और मेरी हो जाती है डेथ, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो मेरे लीगल हेयर्स हैं वो कभी भी उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी शख्स, किसी शख्स से मैंने, किसी स्टूडेंट से मैंने कोई भी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी ले ली, कोई बोतल, कोई मोबाइल वगैरह ले लिया। मोबाइल वगैरह लेने के 2 दिन बाद ही मेरी डेथ हो जाती है। अब डेथ होने के बाद प्रॉपर्टी घर में पड़ी हुई है तो वो जो है मेरे लीगल हेड से क्लेम कर सकता है। उसके बाद 165 क्या कहता है? बेलमेंट बाय सेवरल पर्सन। बेलमेंट बाय सेवरल पर्सन का क्या मतलब है? 165 कहता है बेलमेंट आपने की, लेकिन यहां पर बेलमेंट है बाय सेवरल पर्सन। यहाँ पर कई सारे लोग जो है वो बेलमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर एक बेलर बेली नहीं है, यहाँ पर बेली ज़्यादा है। ये कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पर कोई भी एक एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है आपके उस बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो अगर एक शख्स कोई भी एक्ट करेगा तो वो ऐसा ही होगा जैसे कि सबने कर दिया। मिसाल के तौर पे मैंने अगर बेली को गुड्स दे दिए और बेली ज़्यादा हैं, तो वो मुझे ये कहता है कि इस गुड में ये खराबी है, तो ऐसा मैं ऐसा प्रिज्यूम करूँगा कि बाकियों का भी यही कहना है कि इसमें कोई ना कोई खराबी है। उसके बाद है बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। 166 कहता है कि बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बेलर रिस्पॉन्सिबल है। 167 कहता है राइट्स ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का क्या राइट है? अब ये थर्ड पर्सन का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा समझते हैं। राइट ऑफ थर्ड
पर्सन। अब देखें, ये हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि जो मिस्टर ए है ये किसको दे देता है, ये क्या है, बेलर, ये किसको दे देता है, मिस्टर बी को, जो क्या है, बेली। अब मिस्टर ए मिस्टर बी को ये बेलमेंट की सूरत में दे रहा है। अब यहाँ पर आ जाता है मिस्टर सी। मिस्टर सी कहता है बी को कि ये प्रॉपर्टी मेरी है भाई, आपने उससे ली कैसे, और ये प्रॉपर्टी तो मैं यहाँ से लेके जाऊंगा। तो यहाँ पर जो मिस्टर सी है वो क्लेम किससे करेगा, मिस्टर ए से, मिस्टर बी से क्लेम नहीं करेगा। मिस्टर बी उसको वापस रिटेन करेगा। मिस्टर बी जो है मिस्टर ए को जिससे उसने प्रॉपर्टी ली है वो प्रॉपर्टी उसको वापस देगा, और सी जो है जिसकी प्रॉपर्टी है वो क्या करेगा, वो ए से क्लेम करेगा। वो उससे क्लेम नहीं कर सकता जिसकी पोजीशन में, वो उससे क्लेम करेगा जिसने उसको दी है। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा, अगर वो नहीं देता, मिस्टर सी का राइट ये है लीगली कि वो क्या कहाँ जाए, वो कोर्ट में जाए। फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स को समझते हैं कि अगर कोई भी शख्स गुड्स को फाइंड कर देता है, उसको गुड्स कहीं से मिल जाते हैं, तो वो उसके क्या क्या राइट्स हैं, फाइंडर ऑफ गुड्स के क्या क्या राइट्स बनते हैं। सबसे पहले 168, 168, फिर 169 और लास्ट में हमारा है 171, 171, 170 और फिर 171। 168 क्या कहता है, 168 सिंपली बात करता है आपका कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइंडर ऑफ गुड्स कौन होता है और वो क्या कर सकता है, राइट्स। देखिए, फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में सिंपल ये कह रहा है कि अगर कोई शख्स, किसी भी शख्स को कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है ज़मीन से, ठीक है, गुड्स मिल गए, तो उसका क्या राइट है, उसका ये राइट नहीं कि उसको लेके अपने घर भाग जाए। उसका ये राइट बनता है कि वो उसको उठाए और सारे अपनी जो है कोशिश करे उसके एक्चुअल फाइंडर, उसके एक्चुअल जो ऑनर है उसको तलाश करने में। अब उसको तलाश करने में अगर वो कोई एक्सपेंसेस लगा लेता है, अपनी तरफ से कोई भी एक्सपेंसेस लगा लेता है कि यार इसको मैं जो है ना सेफ कस्टडी में रखता हूँ, और सेफ कस्टडी में रखने की वजह से हो सकता है कि ये गुड्स जो हैं बचे रहें, तो वो जो एक्सपेंसेस यूज़ करेगा वो उस जो एक्चुअल ओनर है वो उसको पे करने का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पूरी 168, 169 ने ये कहा कि सेल बाय फाइंडर पूरी कोशिश करेगा, मालिक तक पहुंचाएगा और अपनी मर्जी से खर्चा करे तो उसका वो कोई भी जो है कंपनसेट करने का हकदार नहीं है। 169 ने कहा सेल बाय फाइंडर, सेल बाय फाइंडर, कि फाइंडर ऑफ गुड्स कब सेल कर सकता है उस प्रॉपर्टी को। पहली शर्त तो ये है कि वो प्रॉपर्टी ऐसी हो जो प्रॉपर्टी अगर 2 दिन मजीद पड़े तो गल सड़ जाएगी, कोई खाने पीने की चीज़ थी, तब उसका सेल करना लाजमी हो गया। उसने बहुत तलाश किया, मालिक नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देगा। उसके बाद क्या है, लियान बाय बेली, लियान बाय बेली। बेली कब रिटेन कर सकता है प्रॉपर्टी को कब जो है अपने पास रख सकता है, तो बेली कब रिटेन करेगा, इफ नो रेम्यूनरेशन, इफ नो रेम्यूनरेशन, अगर किसी किस्म का उसका कोई मुआवजा बनता है, वो मुआवजा उसने नहीं दिया, किसने, बेली। बेली का कोई मुआवजा बनता है बेलर की तरफ, और बेलर उसको वो कंपनसेट नहीं कर रहा, वो उसको मुआवजा रेम्यूनरेशन की सूरत में नहीं दे रहा, तो जो आपका बेली है उसके पास ये राइट है कि ये वो जो है उस प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकता है अनटिल जब तक उसको रेम्यूनरेशन नहीं मिल जाती। तो ये आज का हमारा टॉपिक था बेलमेंट की सूरत में, कि बेलमेंट किस तरीके से की जाती है और उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बेलर एंड बेली। उसके बाद टर्मिनेशन हमने समझा और ग्रेटियस बेलमेंट को भी समझा, और साथ ही साथ बाकी टॉपिक्स को भी। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा आज का लेक्चर। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।